फिर जब हम ट्रक में बैठ गए तो हम भूल गए कि हमारे पास पैसे नहीं। फिर हमने अपना ढोलक हारमोनियम सब खोला, फिर हम गाने लगे। फकीरी बिल्कुल। हाँ, फिर अपना चालू हो गए, पूरा ललकार के गा रहे हैं। कितना गाना सुनेगा, जाओ गाय वाय थोड़ा चरा के लेके आओ। और पता चला गाय लेके गए, गाय उधर चल रही है और मैं जो है वो खड़ा होके कुछ अपना कर रहा हूँ, कुछ ऐसा कर रहा हूँ। और उस समय भी मेरे हाथ में ऐसी ही एक रिंग थी जैसे अभी मैं पहना हूँ। एक ही रिंग उस समय भी थी, यही रिंग आज भी है। तो वो 2000 में बेचा मैंने। यही गांधी की समाधि सदा लरजती है, धार गंगा यो यमुना की यहाँ गरजती है, भगत की मूर्ति पे। मैं भी गाऊंगा क्योंकि मेरे परिवार में सब गायक ही हैं। पिताजी गायक, मेरे बड़े भैया गायक, चाचा जी गायक, बड़े पिताजी गायक, सब गायक। तो गायक की फैमिली का बच्चा तो कुछ ना कुछ तो गा ही लेगा, रगों में है। तो स्वातंत्र भाव नर का अदम्य, वह जो चाहे कर सकता है, शासन की क्या बिसात पांव विधि के लिपि पे धर सकता है। क्या बात है, क्या बात। इसी लाइन में नमस्कार देवियों और सज्जनों, द मुसाफिर किस्सों वाला स्टूडियो विद विजय सिंह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी सपरिवार स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे। हम सभी अपने जीवन में किसी विशेष मुकाम पे पहुंचने के सपने देखते हैं। उन सपनों को हासिल करने की पूरी शिद्दत से कोशिश भी करते हैं, लेकिन कई बार परिस्थितियां हमारे पक्ष में नहीं होती और हम सपनों से समझौता कर लेते हैं। द मुसाफिर किस्सों वाला स्टूडियो में हम लेकर के आए हैं उनकी कहानी, जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम, त्याग और समर्पण के माध्यम से विपरीत परिस्थितियों को पराजित करने का काम किया है, उस पर विजय हासिल करने का काम किया है। अपनी जिद से अपनी तकदीर लिखने वाले एक ऐसे ही शख्स हमारे आज के शो के मेहमान हैं। भोजपुरी सिनेमा के एक ऐसे स्टार जिन्हें निश्चित तौर पे इस सदी के महानायक के रूप में देखा जाता है। बेहद उम्दा अभिनेता, गायक, शो होस्ट और इन दिनों बेहद उम्दा राजनेता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं श्री दिनेश लाल यादव, जिन्हें हम बहुत प्यार से निरहुआ के नाम से जानते हैं। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं सर सपरिवार स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे। सर एकदम सब बढ़िया है, और जब से लॉकडाउन खुल गया है जी सर, तब से तो सब बढ़िया ही हो गया है। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आगे क्या। जी। पर जब से ये खुला है तब से तो सब मस्ती हो गया। जी। अपने अति व्यस्ततम समय में से समय निकालने के लिए हमारे शो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अरे आपको धन्यवाद कि आपने आपके कार्यक्रम में आपने आमंत्रित किया मुझे। जी। और आपके कार्यक्रम की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि आप जिन लोगों के साथ भी आपने किया है पहले इंटरव्यू, जी, वो लोगों को बहुत पसंद आया, मुझे भी बहुत पसंद आया। थैंक यू सर। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। थैंक यू सो मच। पुनः स्वागत सर आपका। और आपकी इजाजत हो तो हम अपने पहले सेगमेंट की ओर आगे बढ़ें। जी बिल्कुल, शुरू किया जाए। तो हमारे पहले सेगमेंट का नाम है कुछ मैं पूछूं कुछ तुम बोलो। क्या बात है। अच्छा नाम है। तो दिनेश लाल यादव जी की यात्रा जो है वो शुरू होती है कलकत्ता से। कलकत्ता जी, कलकत्ता वो जगह जहां से आपने बुनियादी शिक्षा ग्रहण की जी। कलकत्ता वो जगह जहां आपके पिताजी एक फैक्ट्री में कार्यरत थे जी। वहां से दिनेश लाल यादव जी आते हैं वापस अपने गांव, अपने शहर गाजीपुर वो जगह जहां पे आपका परिवार एक ऐसी विरासत को संभाल रहा था जिसकी फिजाओं में, जिसकी संस्कृतियों में, परंपराओं में गायन है, वादन है, लेखन है। बिल्कुल। दिनेश लाल यादव जी के पास एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि ऐसी जगह पे खुद की पहचान कैसे बनाएंगे। दिनेश लाल यादव जी निकलते हैं घर से अपनी एक पहचान बनाने के लिए, छोटे छोटे शोज करना शुरू करते हैं। आपने वो दौर भी देखा जब सामने 20-25 लोग मात्र खड़े हैं, आप गा रहे हैं और लोग कहते हैं भाई अब ठीक है, तुम भी सो हम भी सोते हैं। हाँ भाई रहने दो बस कर। एक ऐसा दौर भी आपने देखा है कि जब आप घर से इस उम्मीद से निकले, मात्र इतना किराया लेकर के कि ठीक है इतने पैसे वहां पहुंच जाएंगे, वहां पे भुगतान मिलेगा, वापस आएंगे आ जाएंगे वहां से जो भुगतान मिलेगा। लेकिन ऐसा भी दौर आया है कि जब वाद्य यंत्र लेकर के वहां से आपको पैदल अपने घर तक आना पड़ा है, भुगतान नहीं मिला। एक गंभीर प्रश्न पे आते हैं जी।
ऐसे दौर में ऐसी जगह पे जहाँ पे आपकी कला को गंभीरता से नहीं लिया गया। जी। आज आप जिस मुकाम पे खड़े हैं हम सभी जानते हैं, लेकिन वो जो दिन थे चुनौतीपूर्ण, उसके बारे में अगर आप कुछ बता सकें। मुझे लगता है कि वही वो दिन थे जो यहाँ तक पहुँचाया उसको। और उस समय जैसे आज जब हम बात करते हैं तो हमको सुनने में ऐसा लगता है कि ये तो कितना कठिन रहा होगा, लेकिन उस समय वो ही जीवन था। जी जी और उसमें ही मज़ा था। जी जी उसमें एक अलग ही आनंद था कि मतलब वो स्ट्रगल ही अपने आप में आनंददायक बन चुका था। कि पता था कि बस यही होना है। जी जी वहाँ भी नहीं मिला था, यहाँ भी हो सकता है कि नहीं मिलेगा। जी मतलब कोई उम्मीद नहीं है कि मिल ही जाएगा। जी 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 क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि वो जो 20-25 लोग सुन रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि यार तुम भी सो, हम लोग को सोने दो, क्यों चिल्ला रहे हो। फिर भी हम नहीं इसलिए मानते थे कि अगर हम नहीं गाएंगे जी जी तो ये तो बाराती हैं, जी जी पर जो शादी करने वाले जो लोग आए हैं लड़के के घर वाले, वो तो अभी मंडप में हैं। जी जी और वो आएंगे 12-1 बजे के बाद और देखेंगे कि ये लोग गा नहीं रहे हैं, सोए हैं, तो सुबह पैसा नहीं मिलेगा। क्या बात। तो हम इसलिए उनकी बात नहीं मानते थे, हाथ गोड़ जोड़ते थे कि भैया आप लोग सो जाओ, लेकिन हमको तो गाने दो भैया, नहीं तो सुबह मिलेगा ही नहीं हमको, हम कैसे फिर यहाँ से कैसे जाएंगे। जी 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 तो ऐसा होता था। पर वो जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन गया था कि वो स्ट्रगल नहीं लगता था। फिर वो मज़ा आने लगा था कि चलो यही तो है लाइफ, हमारी यही है, तो चलो इसी को जीते हैं। जी पर उसमें दीवानगी इतनी थी गायकी को लेके कि जब वहाँ पैसे नहीं मिले और हम अपने घर को वापस लौट रहे हैं, हम किसी बस को हाथ इसलिए नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि वो बस में किराया देने को है नहीं हमारे पास, तो हम ट्रक वाले को हाथ दे रहे हैं। और ट्रक वाले ने हाथ देने पे रोका, और फिर जब हम ट्रक में बैठ गए तो हम भूल गए कि हमारे पास पैसे नहीं। फिर हमने अपना ढोलक हारमोनियम सब खोला, फिर हम गाने लगे। फकीरी बिल्कुल। हाँ, फिर अपना चालू हो गए, पूरा ललकार के गा रहे हैं। फिर हमको ये नहीं फर्क पड़ रहा है कि पैसे नहीं मिले। पैसे नहीं मिले, अरे नहीं मिले तो नहीं मिले, अब निकालो ढोलक, चलो खोलो भाई, चढ़ाओ, सब स्टार्ट किए। और फिर क्योंकि गाने में मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, हम गा रहे हैं पूरा गाते गाते, फिर वापस आ गए। जी 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 तो कहने का मतलब ये है कि वो जो समय था उसको एंजॉय करके ही ये मुकाम मिला है। जगह मिली। एक चीज़ जानना चाहूँगा, एक ऐसा भी दौर आया, मैं पढ़ रहा था आपके बारे में, रिसर्च कर रहा था, एक ऐसा भी दौर आया जब दिनेश जी निराश हुए, कुछ आगे बढ़ नहीं रहा था, लग रहा था कि नहीं ठीक है, ये इस तरह तो नहीं चल पाएगा। पिताजी आपका संबल बनते हैं, पिताजी कहते हैं कि नहीं, हार नहीं मानना है, करो, कुछ ना कुछ बड़ा होगा। पिताजी की भूमिका, वैसे तो हम सभी के जीवन में पिता की भूमिका को कोई रेखांकित कर भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि ईश्वर की ऐसी विडंबना रही कि जब आप चरम पे पहुंचे तो पिताजी ये सब देखने के लिए नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि संघर्ष के उस दौर में पिताजी ने किस रूप में आपको संबल दिया, आपका उत्साह बढ़ाया। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये भी मानता हूँ, कई बार मैं सोचता हूँ जब मैं जाता हूँ जनता के बीच में और इतना प्यार आशीर्वाद लोगों का, तो देख के मैं ना कुछ देर के लिए ब्लैंक हो जाता हूँ कि मैंने ऐसा कुछ बहुत किया नहीं है जिसके लिए मुझे इतना लोग प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं और सबकी आंखों में इतनी मोहब्बत है मेरे लिए। तो मुझे समझ में आता है कि ये मेरे पिता के कर्म हैं। और ये ऐसा कहा भी जाता है हमारे धर्म में कि बाढ़े पूत पिता के कर में, बाढ़े खेती अपने कर में, अब बाढ़े पूत पिता के धर्म में, ये कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि हाँ, मैंने अपने पिताजी को तो देखा था बचपन से, होश संभाला तब से मैंने देखा था। ऐसा तपस्वी आदमी मैंने नहीं देखा, ऐसा चरित्रवान आदमी मैंने नहीं देखा। आप समझिए कि हम लोग कलकत्ता में रहते थे और मेरे पिताजी साल में सिर्फ एक बार गांव आते थे, क्योंकि घर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो बार बार घर आए, और एक एक पैसे जोड़ रहे थे क्योंकि 3-3 बहनों की शादी करनी थी, हम लोगों को पढ़ाना था, पढ़ाई हमारी चल रही थी, घर परिवार सब देखना था। तो वो एक एक पैसा जोड़ रहे थे, तो वो बार बार घर भी नहीं आते थे। लेकिन इसके बावजूद मैंने अपने पिता को कभी कलकत्ता में किसी लड़की या किसी औरत को अगर वो सामने से जा रही है तो ऐसे बैठे हैं तो उनको ऐसे नज़र उठाते नहीं देखा। जब हम किसी लड़की को देखते हैं तो
तो हम सोचते हैं कि हम कैसे ऐसे पिता के घर में पैदा हुए, उनके कोख में पैदा हुए कि हम लड़की देखते तो देखते ही रह जाते हैं। सच्चाई ये है। जी जी। और मैंने अपने बचपन से अपने पिता को देखा कि जो गांव से दूर थे, माताजी गांव में थी, पिताजी कलकत्ता में थे, और साल भर में एक बार कभी गांव आना होता था, फिर भी कभी पिताजी को कभी ऐसे नज़र से ऐसे आंख उठाते हुए नहीं देखा। जी जी जी। ऐसा चरित्रवान आदमी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके ही धर्म कर्म की ये देन है जी जी। कि इतना सक्सेस मिला मुझे। और जब मैं सच में ये भरोसा मेरा टूट चुका था, जी जब मैं कोशिश कर रहा था, वही जैसा बताया, कहीं गया तो पैसे नहीं मिले, वो कोरस वाले छोड़ के भाग गए, जो साथ में हारमोनियम वाला बोला भाई भाई तुम्हारे साथ नहीं जाएगा यार, पैसा ऐसा तो मिलता नहीं है यार। तो ऐसे समय में मैं बोला पिताजी अब छोड़ देता हूँ, जी जी। छोड़ देता हूँ, और मैं अभी निकलता हूँ कहीं कमाने के लिए। जी जी। मेरे गांव के बहुत सारे लोग ना वहाँ मुंबई में चना बेचते हैं, मेरे गांव के कई लोग हैं ऐसे। तो मैं भाई लोग के साथ जाता हूँ, मैं भी चना उना बेचूंगा, पर घर तो चलेगा। नहीं जी जी। तो पिताजी बोले कि नहीं 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 नहीं, ये गलती मत करना। जी जी जी। ये जितने लोग तुमको छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, ये तुमको मिलने के लिए तरसेंगे। क्या बात है। पता नहीं कैसे उनको मालूम था, कैसे क्या वो उनको। तो उन्होंने कहा कि तुम टेंशन मत लो, अभी जब तक मैं जीवित हूँ मैं सब संभाल लूँगा। जी जी। खेती है अपनी थोड़ी बहुत जो है, उसी में हम संभाल लेंगे, संभाल लेंगे। बस तुम छोड़ो मत, जी। इसको तुम छोड़ना नहीं, आप कंटिन्यू करो। और फिर जब किसी के भी पिता उनको इतना अगर भरोसा दे दे, सहारा दे दे, तो कोई भी आदमी, तो मैं भी लग गया कि चलो अब देखते हैं जो होगा, जी जान लगा दिया। जी जी। और पिताजी के जीवित रहते ही मेरा एक एल्बम आ गया था, रंगीली होली आ गई। अच्छा। 2000 में ही मैंने ये एल्बम गाया था। जी जी। 2001 में पिताजी की डेथ हुई। जी 2001 में वो एल्बम आया, और वो एल्बम इतना बजा जी। उस साल, होली का एल्बम था। जी जी। रंगीली होली आ गइल, रंगीली होली आ गइल, ऐसे करके एक एल्बम था मेरा, जी जी। खूब बजा। जी। तो पिताजी बोले देखो मैंने बोला था ना सबसे ज्यादा तुम्हारा ही बज रहा है एल्बम। बोले हाँ बाबूजी। क्या तो एक वो उन्होंने देख लिया था कि हाँ मतलब सक्सेस अब इसको मिलना शुरू हो गया है। जी जी। फिर उसके बाद एक और एल्बम आया, बुढ़वा में दम बा। अच्छा। वो था चंदा कैसेट कंपनी से, वो भी बड़ा सुपर डुपर हिट हुआ जी जी। और बहुत बज रहा था चारों तरफ। तो पिताजी ने वो भी देख लिया था। एक पिता के तौर पे कितनी खुशी होती बहुत होगी बहुत जब खुश हुए बच्चे थे, का और गाना बोले बज रहा है। देखो तुम अगर छोड़ देते तो मिलता तुमको ये सब। मैं बोला नहीं। और फिर बहुत सारा सोर्स भी मिलने लगा, मैं गायकी करने लगा। और जिस दिन मैं पिताजी को हार्ट अटैक जिस दिन आया था, उस दिन भी मैं एक शो में ही था, और वहाँ से मैं आया तो फिर पता चला, फिर हम लोग आए बनारस। मैं उनको आईसीयू में लेके रहा, करीब 15, 20, 25 दिन तक वो रहे आईसीयू में, और मैं रहा वहाँ पे। तो उस दौरान भी वो उन्होंने मुझे पता नहीं क्या क्या जीवन में देके गए हो। उन्होंने कहा कि यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो, बगल में सारनाथ है, वहाँ जाओ, वहाँ जाके कुछ किताबें पढ़ो, शाम को आना फिर। जी। तो मैं सारनाथ में जाता था, और वहाँ बैठ के मैंने अष्टांगिक मार्ग पूरा पढ़ लिया। क्या बात। मैंने मध्य का मार्ग पढ़ा कि जीवन में कुछ मिल जाए तो बहुत एहसान मत करो कि एकदम से बहुरा जाओ, और कुछ खो जाए तो ऐसे भी मत कि घबरा जाओ। जी जी जी। बीच में रहो, कुछ मिले तो भी, कुछ चला जाए तो भी। तो वो भी शिक्षा उस समय पिताजी की वजह से ही मुझे मिली, और मैंने बहुत अच्छे से वहाँ जितने दिन था, और अच्छा मतलब एक ज्ञान भी मिल गया उनके वजह से। जी 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 जी। और उसके बाद जैसे उनका देहांत हुआ, फिर सारी जिम्मेदारी आ गई, क्योंकि मैं ही बड़ा बेटा था। उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, 20 साल 21 साल का था मैं। जी जी। पर मैंने ठान लिया कि नहीं ठीक है, अगर मेरे पिता को मेरे ऊपर इतना भरोसा था तो मुझे वो दिखाना है कि हाँ मैं इस परिवार को अब चलाऊंगा और मैं संभालूंगा। और उस दिन से फिर मैं अपने घर का मुखिया बन गया। क्या बात। और मैंने फिर संभाला पूरा। जी जी जी। 2003 वो साल था जी। जिसने दिनेश लाल यादव जी को निरहुआ बना दिया। निरहुआ बना दिया।
मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आपकी इस यात्रा के बारे में तो हम सब सुने हैं, लेकिन वो अप्रोच आपने कैसे किया था? ये जहाँ तक मैं जानता हूँ ये गाना आपका टी सीरीज के थ्रू आया था? टी सीरीज के थ्रू आया था, लेकिन वो उनके लिए हमने बनाया नहीं था। अच्छा, आइए ये किस्सा बताइए प्लीज। वो भी बड़ा कमाल किस्सा है। जी जी। हम लोग एक हमारे गुरुजी हैं और वो उस समय एक नई कंपनी ज्वाइन किए थे, LTC कंपनी का नाम था। तो उन्होंने कहा कि एक एल्बम तैयार करो और वहाँ पे आप आ जाओ, गा दो एक कंपनी गाना एल्बम। तो मैंने जो है पूरा अपना एल्बम तैयार किया, 6-7 गाने तैयार किए। खुशबू राज जी मेरे साथ गाती थी, मैंने उनको गया और मैंने कहा कि चलते हम लोग दिल्ली, LTC में हमको एक मौका मिला, हम लोग गाते हैं वहाँ। जी जी। और टिकट भी उन लोगों ने करा के भेज दिया था। हम गए तो वहाँ जब हम जो कंपनी के जो भी थे चेयरपर्सन, उनसे मिल के बातचीत करके हम निकल रहे थे और उस समय के एक अच्छे खासे गायक जो जिनका नाम था अच्छा, वो एंटर कर रहे थे। हमने उनको प्रणाम किया, अंदर गए और उन्होंने पता नहीं क्या बोला उनसे और उसने क्या पूछा मेरे बारे में और क्या उसने बताया। और उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग बैठे हैं, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, एक दिन और बैठे हैं, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। तो हम उनसे मिलने गए, हमने बोला कि क्यों सर, मतलब हमको बैठा के क्यों रखें, हमारी रिकॉर्डिंग कर लीजिए, हम जाएं घर। तो बोले नहीं, आप एक काम करो, आप लोग ना जाओ बनारस, वहीं रिकॉर्ड कर देना, हम आपका टिकट करके वो कर रहे हैं, यहाँ पे स्टूडियो खाली नहीं है। अच्छा। और फिर उन्होंने हमको खुशबू राज जी को वापस भेज दिया और हम लोग बनारस आ गए। बनारस आए, उसके बाद यहाँ जो उनके लोग थे उनसे संपर्क करने की कोशिश की तो वो भी देखा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो मैं समझ गया कि ये कुछ खेल हो गया है। मैं बोला कोई बात नहीं। फिर मैं वो जो गाने थे, चूंकि वो गाने मैं स्टेज पे गाना शुरू कर दिया था पहले ही बोल के। अभी मैंने ना एल्बम रिकॉर्ड किया था ना एल्बम आया था, पर मैं स्टेज पे ये बोल के गाता था कि मेरा एक एल्बम आने वाला है और उसका गाना सुनिए। और वो गाना गाता था तो कमाल का रिस्पांस मिलता था, निरहुआ सटल रहे। तो वो रिस्पांस देख के मुझे भी भरोसा था कि ये आएगा तो धमाल मचाएगा। तो मेरे जो दोस्त थे गांव के, 1-2 मेरे मित्र थे, तो वो लोग जो है थोड़ी मदद किए मेरी। 6-7 हज़ार रुपया उन लोगों ने दिया। मैंने कहा कि मैं रिकॉर्डिंग करने का खर्चा मुझे चाहिए, फिर मैं देता हूँ आप लोगों को अपना प्रोग्राम गा के। और उस समय भी मेरे हाथ में ऐसी ही एक रिंग थी जैसे अभी मैं पहना हूँ। एक ही रिंग उस समय भी थी, यही रिंग आज भी है। तो वो 2000 में बेचा मैंने। हाँ, 2000 में वो बेचा और 5-6 हज़ार रुपया मेरे एक मित्र हैं उन्होंने दिया। और फिर हम लोग बनारस में एक स्टूडियो है, महादेव स्टूडियो, वहाँ आके हमने पूरा एल्बम रिकॉर्ड कर लिया। और रिकॉर्ड करके मैंने सबको बोला कि अब आप लोग जाओ गांव, मैं इसको जा रहा हूँ टी सीरीज लेके, और वहाँ से पैसे मिलेंगे फिर मैं आप लोगों को भी दूंगा बोल के। और मैं ट्रेन पकड़ा, निकल गया दिल्ली। दिल्ली जा करके मैं वहाँ जो दर्शन जी थे, गुलशन जी के भाई, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई और मैंने उनको बताया कि सर एक एल्बम है मेरा, ये मैं देने के लिए आया हूँ। तो उनको पता था कि मेरा एक और एल्बम है जो ऑलरेडी हिट है किसी और कंपनी से। अच्छा। तो बोले नहीं वो वाला गा दो। हम बोले नहीं, अब वो तो किसी को दे दिया है तो वो छोड़िए, आप ये लीजिए। तो बोले कि ठीक है, तब ये दे दो, अब जब ये बिकेगा तो हम तुमको पैसे दे देंगे। तो बोले ठीक है। हम भी अपना निकल गए, वापस आ गए और हम लोग अपना खेती बाड़ी में मशगूल हो गए। कोई बहुत ज़्यादा प्रोग्राम वगैरह मिल नहीं रहा था। तो बारिश नहीं, रिलीज तो हो गया था ये 22 मार्च को। 22 मार्च 2003 को ये रिलीज हो गया निरहुआ सटल रहे एल्बम। और ये धीरे धीरे बजने लगा। और तब तक हम लोग थोड़ा 1-2 जो कार्यक्रम था वो सब हम लोग किए। जब बारिश के दौरान कोई कार्यक्रम नहीं था, उस दौरान ये एल्बम पूरा सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, बाहर की कंट्री में भी फैल गया। क्या बात है। फिजी में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में लोग सुन रहे हैं। कहाँ ये बज रहा है, हम लोगों को कुछ पता नहीं। क्योंकि बरसात है, हम घर बैठे हैं, खेती बाड़ी में लगे हुए हैं, अपना धान रोपनी चल रहा है, धान कपार पे लिए, इधर माटी वाटी छू रहा है अपना, उसी में हम। इंटरनेट का दौर था नहीं, वो कुछ नहीं।
बरसात के बाद हमको एक कार्यक्रम मिला भभुआ में, मोहनिया, भभुआ मोहनिया, बिहार। तो हम लोग गए यहाँ से, तो यहाँ से जाने में उस समय सड़कें भी बहुत खराब थी, पहुँचने में हम लोग लेट हो गए, मतलब 10 साढ़े 10 बजने लगा। और एक जगह पहुँचे तो एक आदमी ना हमको गाड़ी को बोलता इधर इधर इधर, तो हम लोग इधर देख रहे हैं तो पूरा मेला लगा है। बोले भाई साहब हम ऑलरेडी लेट हैं, कहाँ मेला में घुसा रहे हो? तो बोला मेला नहीं, ये पब्लिक आप ही को सुनने आई है। आहा। तो हमारा तो पैर दोनों हिलने लगा। सच तो यही था। दूर दूर तक भीड़ ही भीड़, बिल्कुल नहीं मतलब जहां तक आप देखें वहां तक सिर्फ अद्भुत, हाँ लोग ही लोग दिख रहे हैं। और रास्ते में भी जब हम आ रहे थे तो कंबल उम्बल लेके लोग रास्ते में साइड से चले जा रहे हैं, तो हम लोग को भी यही लगा कोई मेला वाला लगा है, सब जा रहे हैं वो मेला देखने। स्टेज पे पहुंचे हम लोग, जब भीड़ देखे तो हिम्मत ही छूट गई कि इतने लोगों में क्या गाएंगे। हम तो 20-25 लोगों में गाने वाले आदमी थे यार, ये कहाँ से, ये क्या हो गया, ये कौन सा जादू है। और फिर हम खड़ा हुए, फिर हम गाने लगे। तो हम थे बिरहा के गायक, और बिरहा आधे घंटे का, 1-1 घंटे का बिरहा होता है, और 2 बिरहा गायक आपस में, एक ये गाएगा एक वो गाएगा, ऐसा करके फिर रात पूरी खत्म होती है। यहाँ ये था कि मैं अकेले हूँ और निरहुआ सटल रहे, कितना चलेगा, 3 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 4 मिनट, और ये लोग मुझे एक ही गाना बार बार गवा रहे हैं। अब फिर से वही रात भर वही, हाँ पूरी रात सिर्फ वही एल्बम मुझे गाना पड़ा। बात है। और उसके बाद से जितना भी कार्यक्रम हुआ, जहां भी गया वहां यही मेला देखा मैंने। फिर उस दिन के बाद ओवरनाइट सक्सेस इसे कहते हैं। तो एक बात ये जानना चाहूंगा, 2003 का वो दौर जब संघर्ष लगभग हाशिए पे खड़ा था और सफलता आ रही थी, 2016 का वो दौर जब उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो सिविलियन सम्मान है, नागरिक सम्मान है, यश भारती जी, निश्चित तौर पे जिसके मुकुट पे वो सजता है, जिसके सर पे वो सजता है, वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि जिस मिट्टी में पले बड़े हों, बिल्कुल उस मिट्टी में सबसे बड़ा नागरिक सम्मान मिल रहा है जी। और एक वो सम्मान जो भोजपुरी की वजह से आपको अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पे मिला। मैं पढ़ रहा था आपको इंटरनेशनल अवार्ड भी मिले हुए हैं, लंदन में, मॉरिशस में, मलेशिया में, तमाम जगहों पे। ये जो यात्रा रही है तकरीबन 13-14 वर्षों की, जब आप देखते हैं कि एक वो भाषा जिसको निश्चित तौर पे किसी बड़ी सोसाइटी में बात करिए तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उपेक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाता है, दिनेश लाल यादव जी ने उस भाषा को एक ऐसे मुहाने पे लाके खड़ा कर दिया कि अब लोग भोजपुरी को एक अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं जी। चाहे हम कपिल शर्मा शो में आपको देखते हैं या किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पे। तो ये जो यात्रा रही है, यश भारती सम्मान, इंटरनेशनल अवार्ड्स, उसके बारे में कुछ बताइए। उसके बारे में तो कैसा मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इसमें मेरा योगदान नहीं है। इसमें बहुत पहले हम लोग एक फिल्म देखे थे जिसमें शारदा सिन्हा जी का गाना जब आता था, कहे तो से सजनी ई तोहरी सजनिया जी। और फिल्म का नाम शायद मैंने प्यार किया जी, सलमान खान जी की जी। तो उस समय जब वो गाना बजता था तो भी लोगों को पता चला कि ये भोजपुरी क्या है जी, भोजपुरी की मिठास क्या है, भोजपुरी की धुन क्या है जी। उसके अलावा जब दिलीप कुमार जी की फिल्म मैंने देखा था गंगा जमुना, हई देखा हम के यहाँ खोजत है और यहाँ बैठल बा, तो वहाँ भी मुझे लगा कि वाह मेरी भोजपुरी जो है जी है और मेरी भोजपुरी का सम्मान है जी। हाँ, एक दौर ऐसा भी आया जब वो धीरे धीरे जो भोजपुरी में भी फिल्में बनती थी वो भी बंद हो गई जी। तो ऐसे में कुछ नहीं हो पा रहा था। फिर मनोज तिवारी भैया आए, रवि किशन जी आए, सबसे पहले रवि किशन जी आए जी। और रवि किशन जी को मैं उस समय पढ़ाई कर रहा था कलकत्ता में जी। और DD2 पे सुबह एक कार्यक्रम आता था भक्ति सागर जी। और भक्ति सागर में पहली बार भोजपुरी गाना देखा मैंने, ऐड आया गाने का, उनके मूवी के गाने का जी। तो इतना हैंडसम आदमी एकदम, और भोजपुरी गाना हो रहा है और वो डांस कर रहा है और एकदम बॉलीवुड की तरह, तो मतलब गर्व से छाती चौड़ा हो गया कि अरे यार टीवी पे आ रहा हमारा भोजपुरी। हम बंगाल में रहते हैं जी। और बंगाल में मतलब वो कैसा बिहेव करते हैं वहाँ पे लोग कि ये हिंदुस्तानी है हम बंगाली है, ऐसा चलता था। वैसे में हमारे भोजपुरी आ रही है तो मुझे वहाँ पे लगा कि नहीं, गर्व की अनुभूति हुई। उसके बाद फिर जब मैं 2003 के बाद यहीं रह रहा था
2000 के पहले ही आ गया था। 2003 या 4 में मूवी आई ससुरा बड़ा पैसा वाला। हाँ जी जी जी। और उस मूवी का कमाल ये था कि मैं कहीं से प्रोग्राम करके ट्रेन में जा रहा था और ट्रेन में देखा कि कुछ लोग ना बात कर कर के आपस में कुछ प्रसंग बात कर कर के हंस रहे हैं। जी जी। अब मेरे समझ में नहीं आया ये लोग किस मुद्दे पे इतना मतलब मजा ले रहे हैं। जी जी। तो मैं बोला किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं आप लोग? तो बोले अरे एक मूवी आई ससुरा बड़ा पैसा वाला, देखो जाके तब समझोगे। तो मैं गाजीपुर से बस पकड़ा और आ गया बनारस। और बनारस आनंद मंदिर में मैंने वो फिल्म देखी। उस दिन भी लगा कि हाँ मेरी भोजपुरी जो है हाउसफुल कोई सिनेमा, मतलब कि जिस तरह से हिंदी फिल्मों के लिए हाउसफुल होता है थिएटर, भोजपुरी के लिए भी हो रहा है और लगातार चल रही है फिल्म, जो है गोल्डन जुबली हो रही है। तो मैंने बोला हाँ यार, अब मेरे को भी उम्मीद जग गई कि एक गायक बड़े भैया मनोज तिवारी अगर आ गए हैं सिनेमा में तो मैं भी गायक हूँ, थोड़ा थोड़ा चांस है। सपना तो था, मन में बड़ा था कि मुझे थोड़ा मौका मिलता तो मैं भी करता। जी जी जी। उसके बाद फिर मुझे मौका मिला, मैंने भी किया। और भरत शर्मा जी हैं, ऐसा उन्होंने गाना गाया, इतने अच्छे अच्छे उनके गाने आए। महेंद्र मिसिर जी, और सबसे बड़ा नाम जो मैं लूँ वो भिखारी ठाकुर जी, जी जी, जिनको शेक्सपियर कहते हैं भोजपुरी का। उनकी जो रचनाएं थी, उन्होंने जो क्रांति लाई थी, तो मुझे लगता है मैं तो बहुत एक छोटा सा एक पत्ता, मुझे समझ लीजिए ये जो वृक्ष है पूरा भोजपुरी का, उसमें मैं सिर्फ एक पत्ता हूँ, शायद पत्ते से भी कम हूँ। तो ऐसा मैं नहीं कह सकता कि मैंने कुछ इतना बड़ा विनम्रता के कायल हैं सब, जिस विनम्रता से आप इसको स्वीकारते हैं। लेकिन मैं फिर उस प्रश्न को एक बार रिपीट करूंगा, वो फीलिंग कैसी होती है जब अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पे आपको भोजपुरी के लिए सम्मानित किया जाता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा इसलिए लगता है कि हमने वो भी दौर देखा हुआ है कि हमारे पास इतना भी पैसा नहीं है कि हम अपने प्रोग्राम स्थल से अपने घर जा सकें, भाड़ा देके अपने घर पहुंच सकें, और फिर उसी टीम के साथ, उसमें कोई बदलाव नहीं है, वही हारमोनियम वाला है, वही ढोलक वाला है, वही कोरस वाला है, और हम ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलैंड में प्राइवेट जेट हमारे लिए है और हम ही सिर्फ बैठे हैं उस जेट में। अद्भुत। और हम एक प्रोग्राम करते हैं, फिर दूसरा, मतलब 11 शो हम लोगों ने किया उस एल्बम की वजह से, फिल्मों की वजह से नहीं। उस एल्बम के बाद ही मुझे ये शोज मिले थे, ऑस्ट्रेलिया में, फिजी में, न्यूजीलैंड में। और मेरी वही टीम थी जो पैदल लेके सर पे घूम रही थी, वही टीम प्राइवेट जेट में घूम रही थी वहां पे। क्या बात है, क्या बात। तो मतलब रोंगटे खड़े हो रहे हैं इसको सुन करके कि मतलब मेरे को भी लग रहा था कि वाह ईश्वर, वाह रे भगवान, आप कब किसके जीवन में क्या कर दोगे कोई नहीं जानता है। निश्चित तौर पर जी। 2 ऐसे शोज रहे आपके जीवन में जिसने उन लोगों को भी जो भोजपुरी से नहीं जुड़े हैं, जो इस ऐसे क्षेत्र से हैं जो भोजपुरी जिनकी भाषा नहीं है, लेकिन आपको उनसे सीधे जोड़ा, चाहे वो बिग बॉस रहा हो और या फिर जब आप कपिल शर्मा शो में आकर के लोग खूब हंसाते हैं वो रहा हो, वहाँ भी आप 2-3 बार आपका जाना हुआ और हम लोग खूब हंसे आपको देख करके। तो बिग बॉस का अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा था बिग बॉस। हालांकि मेरे लिए वो था नहीं, वो जगह जो है, अगर आप इस दृष्टिकोण से देखेंगे कि वहाँ कोई शो जीतना चाहे तो उस शो में मैं फिट नहीं बैठता हूँ कहीं भी। लेकिन एज पर्सन मुझे अगर दुनिया को जानना हो, क्योंकि मैं मेरे किरदार को अगर लोगों ने अगर जाना है तो मैंने कोई किरदार निभाया फिल्म में, तो जो किरदार मुझे मिला वो निभाया, तो वो तो मैं हूँ नहीं। जी जी जी। मैं क्या हूँ, अगर ये रियल में दुनिया को पता चले तो उसके लिए बिग बॉस से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आप कितना भी नौटंकी कर लीजिए, आपकी असलियत वहाँ निकल के बाहर आएगी ही आएगी। इतने कैमरे लगे हैं कि मतलब आप कितना देर बनावटी रह सकते हैं। तो मतलब निरहुआ कौन है वो जानने के लिए बिग बॉस में जाना जरूरी था। जी जी जी। एक ऐसा शो जिसने सबको खूब हंसाया है इस देश में, कपिल शर्मा शो, वहाँ पर भी आपका जाना हुआ है। अगर वहाँ कुछ स्मृतियाँ बताएं कि कपिल शर्मा या वहाँ की जो पूरी टीम के साथ आप जाते हैं तो वो वहाँ का अनुभव कैसा रहा? वहाँ वो एक्चुअली वो शो जो है ना, वो मेरा फेवरेट शो है। जी जी। और मैं जब भी खाली समय रहता है, अभी शॉट लग रहा है या बैठे अभी तैयारी हो रही है जी, तो मैं कपिल शर्मा शो लगा के देखने लगता हूँ, या फ्लाइट में या ट्रैवलिंग में, कभी भी। वो मेरा फेवरेट शो है। तो पहली बार जब हम लोगों को वहाँ मौका मिला जाने का तो हम लोग गए, और पहले शुरुआत तो नॉर्मल ही हुई थी। अब
कपिल शर्मा जी के बारे में आप जानते ही हैं कि वो कंटेंट निकाल लेते हैं। आप अगर नहीं भी आप बोल पाए या आपको नहीं वो चीज़ कहने आए तो उनके अंदर वो कला है कि वो निकाल लेते हैं। तो वो अब पूछ लेते थे कि अच्छा आप लोग जब फिल्म करते हैं कभी ऐसा हुआ कि आप भी सेट पे हैं, मनोज भैया भी हैं, रवि भैया हैं, तो ऐसा कुछ किस्सा सुनाइए। तो वो सारे किस्से ना वो ही निकलवा पाते हैं और निकाल लेते हैं। और वो जो रियल है वही हम लोग बताते हैं और लोगों को मजा आता है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन साहब जी, उनके साथ भी आपने काम किया है। सौभाग्य है मेरा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक एक्टर के तौर पे भी आपकी यात्रा बड़ी रोचक है, उससे बात करेंगे अभी। जी जी जी। लेकिन जब सामने सदी के महानायक खड़े हो जी, वो अभिनय का वो जो अनुभव था, अगर उसको आप हमारे दर्शकों से कुछ साझा कर सके। चूंकि ना मेरे साथ ईश्वर ने एक अच्छा काम क्या किया कि वो फिल्म करने से पहले मुझे उनका एक इंटरव्यू करने का मौका मिल गया। अरे वाह। और वो एक फिल्म थी जो उनके होम प्रोडक्शन में बनी थी। जी जी। और उसके लिए मुझे मौका मिला कि मैं अपने महुआ चैनल के लिए गया था उनका इंटरव्यू करने। तो पहली बार मैं उनको मिला, मैं बैठा और जो इन लोगों ने मुझे सवाल तैयार करके दिए थे जी जी। वो सब सवाल मैंने उनसे पूछे। जी। और मुझे ये, मैं आपको सच बताता हूँ कि आज तक मुझे ये पता ही नहीं है कि मैंने उनसे क्या पूछा और उन्होंने मुझे क्या बताया, क्योंकि मैं उनको देख के ब्लैंक हो गया, मुक्त हो, ब्लैंक हो गया। मतलब किसी भक्त के आगे उसका भगवान आके बैठ जाए, अब उसका क्या हाल होगा। तो हमारे लिए तो अमिताभ बच्चन जी ऐसे ही थे कि मतलब उनको देख देख के हम मतलब फिल्में देख देख के ही हम लोग सब आए हैं यहाँ पे, उनसे कोई बचा नहीं है, बिल्कुल। कोई कितना भी बड़ा एक्टर बन ले अपने आप को। जी जी जी। तो अमित जी सामने बैठे हैं, मतलब भगवान बैठ गए। अब क्या पूछे? नहीं पूछा मैंने, सवाल तो सब पूछा जी। और उन्होंने जवाब भी दिया, पर मुझे याद नहीं है, इतना ब्लैंक था कि मैंने क्या पूछा मालूम नहीं, क्या बोले मालूम नहीं। जी जी जी। उसके बाद जब दोबारा मुझे मौका मिला, उनके मेकअप दादा जो हैं दीपक सावंत जी मूवी बना रहे थे, उन्होंने कहा कि एक फिल्म हम बना रहे हैं और उसमें जो है आपको करना है, आपके पिता उसमें हैं अमित जी और आपकी माँ जो हैं वो जया जी। जया जी बोले ये सौभाग्य 2 ही 3 एक्टरों को मिला है कि पर्दे पे यही लोग उनके माँ बाप बने। ऐसा 2 ही 3 शाहरुख खान साहब के साथ हुआ है, ऋतिक जी के साथ हुआ है, और इसके बाद शायद कोई एक्टर नहीं जिसके माँ बाप यही दोनों बने हों। ये मौका आपको मिल रहा है। बोला रे तो करते हैं। फिल्म का नाम गंगा देवी। और वहाँ पे मैं थोड़ा पहले से गया तैयार होके, और उनको पहले ही बता दिया जाके कि मैं आपको देख के ब्लैंक हो जाता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा मुझे पता नहीं। तो वो समझ गए और वो फिर बातचीत करने लगे, और वो इतने महान एक्टर हैं कि उनको पता था कि अगर ये लड़का कॉन्शियस हो रहा है तो इसको कंफर्टेबल कैसे करना। फिर वो मजाक करने लगे, हंसी करने लगे, चुटकुला सुनाने लगे, बहुत सारी बातें करने लगे। तो वो उन्होंने इतना कंफर्टेबल किया कि फिर जाके हम लोग कर पाए। उनके सामने तो कर पाना बड़ा मुश्किल निश्चित तौर पर, और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसा कुछ रहा होगा कि उनके सामने करना। गोल्डन मोमेंट्स हैं जी। तो हमारा पहला सेगमेंट सर यहाँ समाप्त होता है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने जवाब दिए। आपकी इजाजत हो तो अपने अगले सेगमेंट की ओर आगे बढ़े, एकदम जिसका नाम है पहली बार। हम सभी के जीवन में आज जो कुछ भी घट रहा है वो कभी ना कभी पहली बार घटा होता है, और पहली बार जो घटता है वो हमेशा यादगार होता है। और आज भी याद करिए तो बड़ा नॉस्टैल्जिक सा सब कुछ होता है। कुछ पन्ने पलटेंगे आपके जीवन के। बिल्कुल। सबसे पहली वो असफलता जिस पे दिनेश लाल यादव जी को खुल के रोना आया, सबसे पहले। हाँ, पहली असफलता मुझे जिसमें खुल के रोना आया था, मैं क्लास 6 में था जी। और क्लास 6 में 15 अगस्त के लिए सभी क्लासरूम में आके पूछा जा रहा था कि 15 अगस्त को कौन कौन गाना गाएगा। तो मैंने भी हाथ खड़ा किया कि मैं भी गाऊंगा, क्योंकि मेरे परिवार में सब गायक ही हैं। पिताजी गायक, मेरे बड़े भैया गायक, चाचा जी गायक, बड़े पिताजी गायक, सब गायक। तो गायक की फैमिली का बच्चा तो कुछ ना कुछ तो गा ही लेगा, रगों में है। तो
तो मैंने हाथ उठाया, मैं बोला मैं गाऊंगा। तो बुलाए लोग, बोले सुनाओ, और मैंने एक गाना गाया 15 अगस्त के हिसाब से। तो वो इतना उनको पसंद आया कि अब उस दिन के बाद जब तक 15 अगस्त नहीं आया, हर क्लास रूम में बुला के मुझे गवाते थे हर टीचर। अच्छा। जिसको कुछ नहीं जरा उसको बुला के लाओ, दिनेश को बुला के लाओ। अब मैं आया, हाँ चलो शुरू, मैं भी खड़ा हो गया। हमारे देश को शबनम बताया जाता है, पुनीत पर्व पे झंडा उड़ाया जाता है, यहीं गांधी की समाधि सदा लरजती है, धार गंगा यो यमुना की यहाँ गरजती है, भगत की मूर्ति पे माला चढ़ाया जाता है, बड़े धूमधाम से उत्सव मनाया जाता। अब ये मैं गाना गा रहा हूँ और एक क्लासरूम में गा रहा हूं, तो पता चला कि 3-4 क्लासरूम तक सुनाई दे रहा। सब लोग बोले चुप, सुनो गाना सुनो। ऐसा चल रहा था, मतलब तारीफ पे तारीफ जी। पर ये तारीफ सिर्फ 14 अगस्त तक थी। 15 अगस्त को जब बच्चे लोग जिनके नाम अनाउंस होने लगे और आके स्टेज पे गाने लगे, उसमें मेरा नाम ही नहीं था। ऐसा क्यों? अब जो भी रहा हो, मतलब अब क्या बताने में क्या बुराई है, पार्शियलिटी जिसको कहते हैं। जी जी जी। हाँ, कि मतलब ठीक है। और हमारे यहाँ जो है आज भी है, जो कास्टिज्म सिस्टम है वो इतना बुरा है कि नहीं, ये बैकवर्ड कोई लड़का है गाएगा, इसको प्राइज मिल जाएगा, कुछ ऐसा। तो था, वहाँ भी था ऐसा। भले वहाँ मैं कलकत्ता में था, पर वो स्कूल ऐसा था जहाँ पे एक जाति विशेष की बहुत चलती थी और वही लोग ज़्यादातर वो स्कूल में थे। उस दिन मुझे बहुत रोना आया था पहली बार जी। याद करना भी उसको, और आपको अभी तक कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं याद रहती हैं। मैं तो हतप्रद हूं कि वो घटना आज तक किसी को भी याद रहेगी, क्योंकि देखिए आप ही ने कहा कि कुछ घटना घटती तो कई बार है, पर जो पहली बार होता है वो याद रहता है, याद रहता है। सबसे पहली बार अपनी परफॉर्मेंस के लिए, स्टेज परफॉर्मेंस के लिए पहला भुगतान कितने का था? सबसे पहली बार भुगतान नहीं था, इनाम था जी। मेरे पिताजी जो थे वो गायक ही थे, और वो साल में एक दिन एक ही प्रोग्राम मिलता था उनको जी। वो भी जन्माष्टमी का। अच्छा। और उनकी शिद्दत देखिए कि वो फैक्ट्री में जॉब करते थे, पर जॉब से आने के बाद वो अपना एक डायरी थी उनकी लेके बैठ जाते और गाना याद करते रहते थे। हाँ। और ये चलता था 364 दिन। क्या बात। और गाना उनका होता था एक ही दिन, 365वें दिन। हाँ, जन्माष्टमी के दिन। वहाँ यादव सभा है कलकत्ता बेलघरिया 4 नंबर में। तो उनको एक ही प्रोग्राम वो मिलता था और वो अपना बहुत शान से गाते थे। तो उन्होंने मुझे कहा था कि एक गाना ना तुम भी सीख लो, तुमको भी गवाएंगे स्टेज पे जी। तो मैं भी तैयार कर लिया था एक गाना। और पिताजी पूरी रात जो है उनका प्रोग्राम चला, वो अपना गाते रहे। सुबह मैं भी वहीं बैठे बैठे सो गया था स्टेज पे। तो बोले कि एक छोटा मेरा बच्चा है वो भी गाएगा। तो मुझे जगाए, पूरा मुंह धुलाए, बोले उठो चलो गाओ, याद किया है इतना मेहनत से, गाओ चलो। हाँ, मैं भी अपना उठा, देखा अचानक माइक लगाया, वो अपना शुरू हो गया, गाया। और पिताजी रात भर गाए थे, जितना उनको इनाम नहीं मिला था उससे ज्यादा मुझे मिल गया 5 मिनट में। वो रात भर गाए थे, उनको कुछ 30-35 रुपए मिले थे जी। और मैंने एक 4-5 मिनट का गाया और मुझे 42 रुपया मिल गया। क्या बात है। किस संग की बात रही होगी लगभग? ये समझिए कि मैं 7-8 साल का रहा होऊंगा। मतलब ये 87-88 की बात है, 87-88। क्या? तो 42 रुपया मिला। और उसके बाद पिताजी ने कहा कि इससे तुमको जो लेना है वो तुम जाके ले लो। तो उस समय वो भुक भाग करने वाली घड़ी जो थी, जी, लाइट जलती थी और उसको ऐसे दबाने पे ना उसमें लाइट जलती थी। मैं वो खरीदा और रात को जो है चद्दर के अंदर घुस के और उसमें लाइट जला के टाइम देखता था।
और वहां से जो चस्का लगा जी जी कि वाह, ये तो बड़ा मजेदार काम है, गाना गाओ तो पैसा मिलता है। हाँ, और वहीं से जी शौक हो गया गाने का। जी जी और कहीं ना कहीं पिताजी के भी दिल दिमाग में वो था कि इसको जब तक चस्का लगेगा नहीं चस्का, तब तक ये जो है उतनी शिद्दत से काम करेगा हाँ, नहीं तो अपने उन्होंने ही वो सिखाया था। और फिर वहीं से हो गया, फिर सीखने लगा, सीखता रहा और बाद में फिर आ ही गया, इसी लाइन में आ गया। ऊपर। सबसे पहली बार अपनी कमाई से कौन सा वाहन खरीदे? साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, कुछ भी? सबसे पहले साइकिल तो पिताजी ने ही दिला दिया था। 10वीं की परीक्षा जब मैं पास किया था जी तो मुझे साइकिल का बड़ा शौक था कि मेरे पास एक साइकिल होनी चाहिए। और उस समय BSA SLR एक साइकिल आई थी जी 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 और उसका बड़ा क्रेज़ था। तो पिताजी के सामने मैंने ये बात रखी कि मुझे एक साइकिल दिला दीजिए, ये सब बच्चे जाते हैं इस साइकिल से। तो पिताजी बोले इतना भी दूर तो नहीं है तुम्हारा स्कूल, तुम साइकिल से जा हाँ, रहे हो। मतलब पास ही में था स्कूल। जी जी तो मैं बोला पर मुझे चाहिए। तो बोले कि ठीक है, अगर तुम फर्स्ट डिवीजन से पास हुए 10वीं तो हम दिला देंगे। ये सबके साथ शर्त रखी जाती है। पर अब हम नहीं रख पाते अपने बच्चों के साथ। तो हम बोले कि ठीक है, हम कोशिश करते हैं। और हम जैसे फर्स्ट डिवीजन से पास हुए तो पिताजी ने ही वो पहले साइकिल तो उन्होंने ही दिला दिया था। मैंने अपने कमाई से पहला वाहन खरीदा, एक इनोवा खरीदा मैंने। आहा जब मैं मुंबई पहुंच चुका था, जी 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 मैंने 2-3 फिल्में भी कर ली थी, जी 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 तो उसके बाद मैंने खरीदा था इनोवा पहला। क्या बात। सफलता की एक लंबी यात्रा आपने तय की है, लेकिन सबसे पहली बार आपके बारे में किसी अखबार में पहला आर्टिकल अगर कुछ याद आता हो तो आर्टिकल आपके बारे में, क्योंकि ऐसे कई नामों के बीच में आपका नाम आना और स्पेशली आप पे कोई आर्टिकल छपा हो किसी अखबार में। बिल्कुल, वो छपा था, वो दुखद भी था और वो चर्चा का विषय भी था जी कि वही एल्बम आया था 2003 में, निरहुआ सटल रहे। जी जी और पहला न्यूज़ यही पढ़ा हम लोगों ने कि एक रेलवे क्रॉसिंग पे जी वहाँ पे वो जो रहता है वो था नहीं, क्या उसको बोलते हैं, बैरिकेटिंग जो होता है, बैरिकेटिंग, वो था नहीं। और ट्रेन आ रही थी और ये जो जीप वाले थे वो हाई वॉल्यूम पे गाना सुनते हो। हाई वॉल्यूम पे गाना सुन रहे थे और ट्रेन ने वो जीप को उड़ा दिया। सब बाराती उसमें जो थे वो सब मर गए और गाड़ी में गाना बज रहा था निरहुआ सटल। और ये न्यूज़ छपा था अखबार में। जी 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 तो था तो बहुत दुखद। जी 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 उसके बाद दूसरा न्यूज़ भी उतना ही दुखद था, जी जो आज भी वो गाजीपुर से थोड़ा आगे वहाँ पे वो उसका नाम ही पड़ गया है निरहुआ बैरियर। अच्छा वहाँ पे ऐसे ये उस समय सीडी का जमाना था। जी 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 सीडी में लोग सीडी प्लेयर में लगा के देखते थे, गाड़ी में सीडी अपना लगा के देखते थे। और वहाँ पता नहीं किसी दुकान में लगा के रोड तक बैठ के सब वही देख रहे थे और कोई ट्रक वाला आया चढ़ा के निकल गया। आहा तो दुर्भाग्य है कि दो न्यूज़ जो पहला था वो इसी तरह का बहुत बुरा न्यूज़ था। जी जी कोई ऐसा आर्टिकल जो आपको बड़ी प्रसन्नता होती हो, आज भी याद आता हो, कोई ऐसा आर्टिकल इस रूप में अखबार में, क्योंकि अखबार हमेशा से स्पेशल रहता है। मुझे तब वो एक न्यूज़ जब आया तो मुझे बहुत खुशी हुई जी कि जब मुझे मौका मिला विदेशों में कार्यक्रम करने का उसी एल्बम के बाद, ऑस्ट्रेलिया में, फिजी में, न्यूजीलैंड में, तो मैंने आर्टिकल यहाँ जब हम लोग आए तो वहाँ पढ़ा, निरहुआ ने खोले भोजपुरी के विदेशों में द्वार। आहा क्या बात। तो ये पढ़ के वो यादगार रहा वो होगा पढ़ के निश्चित बहुत, तौर बहुत अच्छा लगा था। सबसे पहली बार माता पिताजी को कब लगा? पिताजी तो संयोग से काफी पहले उनका निधन हुआ, माता जी को कब लगा कि हमारा बेटा अब जो है सेलिब्रिटी हो गया है? उनको तो आज भी नहीं लगता है। वो तो मैं आज भी घर जाता तो बोलती है तुमको खाने नहीं मिलता है, इससे बढ़िया तो तुम घर में था, कहाँ कौन सा काम करता है तुम। उसके बाद अगर आजकल का जो ये सब पैंट फटा हुआ वाला जो डिजाइन है वो पहन के जाते, बोलते तो इससे बढ़िया तो भैया तू गायक था, हीरो बन के तू फटा पहन के घूम रहा है। तो उनके लिए, अपने माँ के लिए तो बच्चा क्या स्टार होगा और क्या। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारा ये सेगमेंट भी यहाँ समाप्त होता है। पहली बार और जितने खूबसूरत तरीके से आप इस यात्रा के पन्ने खोल रहे हैं, पलट रहे हैं, वो बहुत निश्चित तौर पे रोचक है।
आपकी इजाजत हो तीसरे सेगमेंट की ओर एकदम, बढ़े, एकदम, बिल्कुल। जिसका नाम है संदेशे आते हैं। हमारे जब दर्शकों को पता चला है कि भोजपुरी के सुपरस्टार आ रहे हैं हमारे शो में, तो उन्होंने बहुत सारे प्रश्न भेजे थे, लेकिन इस शो की अपनी सीमाएं हैं, 3 ही प्रश्न पूछ सकते हैं। जी। 3 प्रश्न चुरा के लाया हूं आपके लिए, अपने दर्शकों के हैं वो। जी जी जी। मूलतः आप बतौर गायक आपने शुरुआत की अपने करियर की, लेकिन आज की तारीख में आप एक स्थापित अभिनेता हैं। जी। ये जो यात्रा रही गायक से अभिनेता की, अभिनेता बनने की तैयारियां क्या क्या रही? आपने खुद को कैसे अपने आप को इवॉल्व किया एक सिंगर से एक एक्टर के रूप में? निश्चित तौर पे इतनी सरल ये यात्रा नहीं है, सरल नहीं है। जो एक्टर है वो समझता है कि उसका प्रोसेस कितना लंबा होता है। उसके बारे में अगर कुछ बता सके। ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं ऐसे विधा का गायक हूँ जिसको आप थिएटर की दुनिया में एकल परफॉर्मेंस कहते हैं। जी जी। कि एक ही किरदार जो है और पूरी स्क्रिप्ट को परफॉर्म कर रहा है। एकल परफॉर्मेंस होता जी जी जी, सोलो परफॉर्मेंस। सोलो। तो मेरी जो विधा थी गायकी की, बिरहा। हाँ। और बिरहा गायकी में ये होता है कि हम किसी भी स्टोरी को नरेट करते हैं और उनके सामने ऐसा हमको नरेट करना है कि उनको मतलब वो आधे 1 घंटे की फिल्म दिख जानी चाहिए। गाना भी है, नरेट भी करना है, चाहे हम रामायण गा रहे हो, महाभारत गा रहे हो या कोई घटना गा रहे हो। और वो कम से कम मैंने 500 स्टेज किया है। क्या बात है, बहुत उम्दा। यहाँ आने से पहले। जी जी जी। तो आप ये भी कह सकते हैं कि 500 किसी ने अगर स्टेज पे थिएटर किया हो, उतना मुझे करने का मौका और ऑडियंस के बीच में जी 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 जी। यहाँ सिनेमा में आने से पहले ही मिल चुका था। जी जी जी। कि लोग बैठे हैं, उनके सामने वो दृश्य खींचना है और अपने। मुझे वो पूरी घटना को बयां करना है, गाना भी है, जी जी। बताना भी है, कौन सा किरदार का क्या फीलिंग है वो भी रखना है, जी जी जी। कौन किस भाव में बात कर रहा है। जी जी जी। तो एक तो वो मेरे लिए बहुत मददगार साबित हुआ। दूसरा, मैं बचपन से बहुत फिल्मी आदमी हूँ। जी मतलब मैं घर से भाग भाग के फिल्में देखता था। जी आज भी मेरा सबसे बड़ा शौक है फिल्म देखना। जी। अभी मुझे अगर थोड़ा सा समय मिल जाता है तो मैं सीधा थिएटर में चला जाता हूँ फिल्म देखने। तो मैंने फिल्में इतनी देखी है कि एक एक किरदार मेरे एकदम वो दिल दिमाग में पूरा बैठ गया है, घुस गया है। जी जी। और वो आप भी जानते हैं कि आप अगर 10 किताब पढ़ लो अच्छे से जी जी। तो 11वीं आप लिख देंगे। लिख देंगे, बिल्कुल। तो किताबें पढ़ने का मुझे बहुत शौक रहा बचपन से। मैंने ओशो को बहुत पढ़ा, मैंने गौतम बुद्ध जी को पढ़ा, मैंने शरद चंद्र जी को पढ़ा, मैंने प्रेमचंद जी को बहुत पढ़ा। और प्रेमचंद जी की जब आप कोई किताब पढ़ेंगे, आप जानते ही हैं, जी जी। तो एक एक किरदार आपके सामने घूमने लगता बिल्कुल, है, बिल्कुल। दिखने लगता है कि अच्छा ये कैसे रिएक्ट कर रहा होगा, ये कैसे रिएक्ट कर रहा होगा। ये बिल्कुल, वो दृश्य खींचते हैं वो शब्द पूरा जो हैं। उनका मतलब पढ़ना आपको दृश्य खींच जाएगा। जी जी। तो जो विजुअलाइजेशन होता है, विजुअलाइजेशन जो आपको करना है, जी जी जी। वो जब पढ़ाई करते हैं हम, तो वहाँ से आ जाता है कि जब हमको कोई किरदार सुना रहा होता है तो हमको वो पूरी फिल्म दिख रही होती है जी जी। कि ये किस टाइप के किरदार की बात कर रहे हैं, इनको चाहिए क्या। क्या? तो इसलिए वो मैं उनको दे पाता हूँ कि मैंने बहुत किताबें पढ़ी है जी जी जी। और आज भी मुझे शौक है बहुत किताब पढ़ने का। तो एक तो वो भी बहुत सहायक हुआ। दूसरा, जब मुझे पहला मौका मिला एल्बम में, जी जी। तो मैं उस समय ये जानता था कि सबसे बढ़िया डांसर जो है, जो डांस करते हैं फिल्मों में, वो गोविंदा जी है। तो उस समय गोविंदा जी की जितनी सीडी और फिल्में मैं खरीद सकता था, सब खरीद के घर पे लाया और घर में उसको लगाता था, देखता था और उनको कॉपी करने की कोशिश करता था। क्या बात है। तो घर पे भी, घर में तो ठीक है आप घर में कर रहे हो, अब पता चला मैं उसके बाद गया, घर वाले बोले कितना गाना सुनेगा, जाओ गाय वाय थोड़ा चरा के लेके आओ। और पता चला गाय लेके गए, गाय उधर चल रही है और मैं जो है वो खड़ा होके कुछ अपना कर रहा हूँ, कुछ ऐसा कर रहा हूँ। तो साइड से जो लोग देखते थे बोलते पागल हो गई ना। मैं विजुअलाइज कर पा रहा हूँ कि बहस करी है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, मैं उधर अपना डांस वांस कुछ ऐसे कर रहा हूँ। और गांव की औरतें जो बोझा वोझा लेके जा रही हैं वो भी ऐसे खड़ा होकर देखती थी। हे भैया आए, कहाँ हो गई?
हाँ कुछ ना। तो पूरा गांव तो पागल ही समझता था कि ये पगला गया है, कि अजीब अजीब क्या कर क्या रहा है। उनको क्या पता कि मैं जो देखा हूँ मैं सीख रहा हूँ, रिहर्स कर रहा है। वो नहीं समझ रहे। तो मैंने उसको भी बहुत ट्राई किया, रिहर्स किया, बहुत सीखा। और जब मुंबई पहुंचा तो मुझे पता था कि पढ़ा था मैंने कि गोविंदा जी के गुरु जी हैं गणेश आचार्य जी। तो मैंने गणेश आचार्य जी के यहाँ जा करके अपना एडमिशन कराया। क्या बात है। एक मूवी यहाँ कर चुका था और मुझे पता था मुझे करने नहीं आ रहा है, डांस वांस आ नहीं रहा था। तो मैं वहाँ जाके 2 साल, फिर मूवी बहुत आई पर किया नहीं। मैंने एडमिशन लिया वहाँ और 2 साल तक मैंने वहाँ सीखा। पहले 2 साल? हाँ, क्या बात। मतलब 2005 में आई थी मूवी, उसके बाद सीधे 2007 में आई। क्योंकि मुझे पता था कि अगर मुझे यहाँ काम मिला है तो मुझे काम आएगा तो ही आगे बढ़ पाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक आध फिल्म तो ठीक है स्टारडम में मिल जाएगी, अगर काम नहीं आएगा तो आगे बढ़ना मुश्किल है। तो वहाँ सीखा। एक हमारे आरपी यादव थे, मास्टर थे, फाइट मास्टर, उनसे मैंने पूरी फाइट की ट्रेनिंग ली। अच्छा। हाँ, तो वो सारी ट्रेनिंग लेने के बाद ही फिर मैं आगे जो है कर पाया जी। और जो लोग भी करना चाहते हैं मैं उनको भी यही बोलता हूँ कि किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो उसको पूरा पहले सीख लीजिए, उसकी जानकारी ले लीजिए, तो ही आप बहुत आगे जा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। स्टारडम से आपको एक मिल सकता है कि आप बहुत बड़े गायक हैं तो एक मौका मिल जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, 2 मौका मिल जाएगा, लेकिन आपको वो काम नहीं आएगा तो बहुत आगे नहीं तक पाएंगे आप, नहीं ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगे। बहुत अच्छा, आपने अपनी प्रक्रिया बताई, कैसे आप गायक से अभिनेता की क्या जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उसके लिए आपने क्या क्या तैयारियां की। एक दूसरा बड़ा गंभीर प्रश्न है, निश्चित तौर पे जैसा कि अभी आपने कहा, रवि किशन जी, मनोज तिवारी जी, और अब आप उस फ्रेटर्निटी को पूरा उम्दा तरीके से पुष्पित पल्लवित कर रहे हैं। भोजपुरी का भविष्य या भोजपुरी सिनेमा का भविष्य आने वाले दिनों में आप किस रूप में देख रहे हैं? इसका और भी क्या कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगा, या जैसे हम हिंदी की वेब सीरीज और सारी चीज़ें देख रहे हैं, क्या उस दिशा में भी आगे बढ़ेगा? कुछ OTT पे भी चीज़ें आएंगी, उसके बारे में अगर आप कुछ बता सकें, कितना आशान्वित हैं आप चीज़ों को लेकर के? मुझे जिस तरह के लॉकडाउन के बाद जो स्क्रिप्ट मुझे ऑफर हो रही हैं, जो मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ, उससे मुझे ये साफ दिख रहा है कि आने वाले समय में भोजपुरी सिनेमा इतना चेंज होने वाला है कि जिसकी किसी ने कल्पना नहीं किया होगा। क्योंकि मुझे अब स्क्रिप्ट पढ़ने को मिलता है तो मुझे लगता है कि हाँ, यही तो चाहिए था भोजपुरी में। जैसे मैं कभी अगर उपन्यास पढ़ता था या किसी बहुत अच्छे स्टोरी को पढ़ता था, जो मुझे फीलिंग आती थी वो अब वैसी स्क्रिप्ट मिल रही है। और वो जो है ना कि आपदा में अवसर होता है, ये वही हुआ है। अगर ये आपदा कोरोना वाला नहीं आता तो शायद ये भोजपुरी सिनेमा कभी नहीं बदलता। उसका कारण बताता हूँ। हर प्रोड्यूसर, हर डायरेक्टर के पास एक बहाना था। बहाना ये था कि भैया वो जो थिएटर में ऑडियंस आती है उसको ताली बजाने के लिए इसमें क्या डालें, ये आइटम डालें, ये डालें, वो डालें, मतलब 10 गाने डाल दिए। और ये जो आपदा आई उसमें एक अवसर ये हुआ कि अब वो थिएटर की ऑडियंस है नहीं, अब करोगे क्या? अब तो OTT का एक ऑप्शन हो गया। अब तो थिएटर में नहीं लगेगी, अब तो टेलीविजन पे फिल्म देखेंगे लोग, घर परिवार में बैठ के देखेंगे। क्या अब क्या? अब कौन सा बहाना है तुम्हारे पास? तो अब किसी के पास कोई बहाना नहीं है, और अब वो भी हमारे पास वही स्क्रिप्ट लेके आते हैं जो हम लोग भी चाहते थे करना। तो ये मतलब जैसा कि कोरोना आया हम लोगों को इतना विपत्ति में डाला, लेकिन उसने एक ये अच्छा काम किया, थिएटर बंद करवा के, और अब जब टेलीविज़न के लिए फिल्में बन रही हैं, सैटेलाइट के लिए बन रही हैं, तो अब स्क्रिप्ट हमारे पास भी वही आ रही है जो हम हिंदी फिल्मों में, बाकी मराठी में, बंगाली में देखते हैं, वही स्क्रिप्ट अब हमारे पास भी आ रही है। अच्छा, ये बड़ा अच्छा आपने बताया कि एक अलग तरीके की डेप्थ लेकर के आ रहा है भोजपुरी सिनेमा। लेकिन एक चीज़ और जानना चाहूँगा, OTT का भी क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आने वाले दिनों में आ रहा है? कई आ रहा है। एक तो ऑलरेडी हम लोगों ने ऑल्ट बालाजी पे एक भोजपुरी किया, मैं ही था उसमें, हीरो वर्दी वाला। और इसके बाद एक और मैं करने जा रहा हूँ, महेश पांडे प्रोडक्शन की एक और वो है, वो OTT के लिए। और इसके अलावा भी कई बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म जो हैं वो लोग आ रहे हैं भोजपुरी में, और कुछ लोग हैं जो नया OTT प्लेटफॉर्म भी लेके आ रहे हैं। जी, बहुत उम्दा। क्योंकि निश्चित तौर पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेन फ्रेम में जा करके हॉल वगैरह में नहीं देख पाते थे, लेकिन अगर घर में अच्छा मनोरंजन भोजपुरी भाषा में मिल पा रहा है
तो निश्चित तौर पे उनके लिए एक बेहतर विकल्प बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। एक आखिरी प्रश्न इस सेगमेंट का हाँ कि हमने एक रूप देखा है दिनेश लाल यादव जी का, बतौर गायक भी देखा आपको, बतौर अभिनेता भी देखा, लेकिन बीते दिनों जब हम आपको एक राजनेता के रूप में देखे तो आपके ज्ञान की जो डेप्थ है, जी जैसा अभी आपने बताया आपने ओशो को पढ़ा, है तो हम इंटरव्यू के माध्यम से जान पा रहे हैं कि आपकी साहित्यिक समझ कितनी गहरी है। जी जो आपको मंच पे हम देखते हैं एक राजनेता के तौर पे, जी शब्दों का चयन, जो रेफरेंसेस आप निकालते हैं वो, जी और क्राउड जिस तरीके से आपको सुनने के लिए आती है, वो चाहे इंटेलेक्चुअल क्राउड हो या फिर ग्रामीण परिवेश की, जी तो एक राजनेता के तौर पे जो हम आपको देखते हैं तो आपको व्यक्तित्व, जो आपने साहित्य पढ़ा है वो तो दिखता ही है, उसमें परिलक्षित होता है, लेकिन उसके साथ ही मोदी जी और योगी जी, उन दोनों का जो एक रिफ्लेक्शन है वो भी आपके व्यक्तित्व में पूरा दिखता है। क्योंकि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। जी और देखिए संजोग होता है, ईश्वर सब कुछ तय करके रखता है। जी मैं बिहार से कोई कार्यक्रम करके और जा रहा था बॉम्बे, जी तो जैसा कि बताया मुझे पढ़ने की बहुत आदत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ना। जी तो मैं पटना एयरपोर्ट पे चला गया बुक स्टॉल में कि एक किताब ले लेता हूँ, पढ़ते हुए जाऊँगा। जी तो मुझे एक बुक दिखी, अभी मैं किसी पार्टी में आया नहीं था, जी। यदा यदा ही योगी, अच्छा ये एक बुक दिखी मुझे, मैंने वो बुक ले लिया। जी और जब मैंने पढ़ा बुक को तो मैं ऐसा फैन हुआ योगी जी महाराज का जी जी कि मैं क्या बताऊं कि मतलब ऐसा भी व्यक्तित्व तो होता है कि मतलब प्रदेश के सीएम हैं जी और उनके परिवार के लोग का जो समर्पण है और इनका जो समर्पण है देश के लिए, जी। समाज के लिए, तो ऐसा व्यक्तित्व भी हो सकता है। ये तो कमाल है, मैं तो पढ़ के एकदम फैन हो गया। जी जी और उसके बाद भगवान की लीला देखिए कि मुंबई में मुझे एक मुंबई गौरव का सम्मान मिल रहा था जी और उसमें हमारे मुंबई के सीएम थे फडणवीस जी, जी हमारे राज्यपाल जी थे और उसमें महाराज जी भी थे। अच्छा और मैं गया वहाँ मंच पे, वो मुझे सम्मान दिए जी और उन्होंने ऐसे देखा मुझे और बोले कि आप लखनऊ आओ, आपसे कुछ बात करनी है। अच्छा तो मैं सोचा ठीक है, बुला रहे तो मैं चला जाऊंगा। जी और फिर मैं चला गया मूवी करने के लिए वहाँ मथुरा। जी मथुरा में शूटिंग चल रही थी और फिर मुझे लखनऊ से फ़ोन आ गया कि आइए आपको महाराज जी बुला रहे हैं। जी फिर मैं आया और फिर उन्होंने कह दिया कि आपको चुनाव लड़ना है। जी तो ऐसे आना हुआ, बहुत मतलब झटके से आना हुआ। पहले तो मैं सोचा कि मतलब मैं मुझे तो कुछ आता नहीं, मैं कैसे क्या करूँगा, मैं तो नहीं लड़ पाऊँगा। जी तो बोले कि पहले आप खाली इतना तय करो कि आप चाहते क्या हो। तो मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। जी तो बोले फिर लड़ो, फिर क्या सोचना क्या है, तो इतना काफ़ी है। जी फिर लड़ गया। लेकिन एक मंच पे मैं देख रहा था कि चुनिंदा जगहों पे जो रैलियां की माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने उस दौरान उत्तर प्रदेश में आपके लोकसभा क्षेत्र में भी वो गए और मंच में जिस तरीके से उन्होंने आपकी प्रशंसा की, वो एक कैसा निश्चित तौर पे एक अलग ही लेवल की बात रही होगी उस समय, जो आपकी मन स्थिति रही होगी कि प्रधानमंत्री जी खड़े हो, आपकी चर्चा कर रहे हैं मंच पर। वो अनुभव कैसा था वो बताइए। वो तो बहुत ही कमाल था, क्योंकि उसके पहले मैं वो भी मूवी देख चुका था, पीएम नरेंद्र मोदी जी। तो मैंने उनको भी देख चुका था कि वो कैसे 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 यहाँ तक पहुँचे हैं और उनकी जो सोच है वो क्या है देश को लेके। तो मैं तो एकदम उनका भी भक्त ही था। तो वो बैठे तो बैठते ही उनको मैंने ये कहा भी कि मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ। बहुत लोग कोई बोले तो वो चिढ़ते हैं कि मोदी भक्त है, तो वो चिढ़ते हैं, पर मैं सामने से बोलता हूँ कि मैं मोदी हूँ। और मैं ये मोदी जी से भी मैंने ये बात कहा कि मैं आपका भक्त हूँ, क्योंकि जो उनकी सोच है, जिस तरह से वो देश को उन्होंने चलाया है, जिस तरह से वो सोच के चला रहे हैं, तो उसका तो मैं निश्चित रूप से भक्त हूँ। तो जब वो वहाँ पे मिले और मैंने उनको बताया, फिर मैंने बोला कि एक सेल्फी तो मुझे दे दीजिए क्योंकि मैं आपका भक्त हूँ। तो वो भी ऐसे ही हंसे जैसे आप हंस रहे हैं, और
हंसते हुए मैंने उनका एक सेल्फी निकाल लिया साथ में, जी जी जो मुझे लगता है कि उनकी हंसते हुए उतनी बहुत कम सेल्फी आपको कहीं दिखेगी। जी जी। तो कमाल था वो। तो कभी कभी जीवन में ऐसे मोमेंट आते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारा ये भी सेगमेंट यहाँ समाप्त होता है, संदेशे आते हैं। अपने आखिरी सेगमेंट की ओर आगे बढ़ेंगे जिसका नाम है चलते चलते। लेकिन उसके पहले आपसे जानना चाहेंगे जो पूरा कॉन्सेप्ट है द मुसाफिर किस्सों वाले स्टूडियो विद विजित सिंह, इस कॉन्सेप्ट के बारे में अगर आपकी राय जान सकें। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने पहले भी बताया कि मैंने देखा हुआ है जी, आपका, जी। तो उसमें मतलब कुछ बचता नहीं है आदमी के, मतलब अब उसको उसके ऊपर कुछ और से अलग से उसकी जीवनी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सब निकाल लेते हैं। तो हमारे आखिरी सेगमेंट में चलते चलते मैं अपने गेस्ट से रिक्वेस्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि कविताओं में कितनी रुचि है आपकी। बहुत रुचि है। अगर कोई ऐसी पसंदीदा कविता है जो कभी ऐसे परेशान होते हो, मन उद्वेलित होता हो, या कुछ भी ऐसा जब मन प्रसन्न होता हो, मैं वही कविता आपको बताता हूँ जिस कविता को लेकर चुनाव के दौरान बहुत बवाल भी खड़ा हुआ था। जो मेरी सबसे पसंदीदा कविता है रामधारी सिंह दिनकर जी की। स्वातंत्र गर्व उनका जो नर फांकों में प्राण गंवाते हैं, पर नहीं बेच मन का प्रकाश रोटी का मोल चुकाते हैं। और कहीं ना कहीं उनकी कविताओं का ही असर है मेरे जीवन पे कि मैं भूखे मर सकता हूँ लेकिन समझौता नहीं कर सकता अपनी स्वतंत्रता से। क्या बात। और पता नहीं वो रामधारी सिंह दिनकर जी ने जो लिखा वो मेरे कलेजे पे ऐसा छप गया कि वो मिटता नहीं है कि स्वातंत्र गर्व उनका जो नर फांकों में प्राण गंवाते हैं, मतलब भूखे भूखे मर जाते हैं पर नहीं बेच मन का प्रकाश रोटी का मोल चुकाते हैं। जिंदगी वहीं तक नहीं ध्वजा जिस जगह विगत युगों ने गाड़ी, मालूम किसी को नहीं अनागत नर की दुविधाएं सारी। क्या बात। सारा जीवन नभ चुका कहे जो वह दास्ता का प्रचारक है, नर के विवेक का शत्रु मनुष्य की मेधा का संहारक है। जो कहे सोच मत स्वयं। जो भी आदमी ये बात कहता है आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप आ जाओ पीछे पीछे चलो, हम हैं। जो कहे सोच मत स्वयं, बात जो कहूं मानता चल उसको, नर की स्वतंत्रता की मणि का तू कह अराती प्रबल उसको। ये सबसे बड़ा दुश्मन है आदमी की स्वतंत्रता का, ये सबसे बड़ा दुश्मन है जो अपनी सोच सब पे लाद रहा है और कह रहा है कि मेरे पीछे चलो। तो नर की स्वतंत्रता की मणि का तू कह अराती प्रबल उसको। लक्ष्मण रेखा के दास, लक्ष्मण रेखा के दास तटों तक ही जाकर फिर जाते हैं, वर्जित समुद्र में नाव लिए स्वाधीन वीर ही जाते हैं। क्या बात, क्या बात। रेखा खींच दिया कि भाई ये रेखा इसके आगे जाना नहीं। क्या बात। तो जो लक्ष्मण रेखा के दास हैं वो तो लौट जाएंगे, पर जो स्वाधीनता वाले व्यक्ति हैं वो तो भाई तेरा देखते हैं रेखा को हम कैसा तेरा रेखा है। तो लक्ष्मण रेखा के दास तटों तक ही जाकर फिर जाते हैं, वर्जित समुद्र में नाव लिए स्वाधीन वीर ही जाते हैं। सिमटी बाहों को खोल गरुण, मेरी सबसे पसंदीदा लाइन। सिमटी बाहों को खोल गरुण, उड़ने का अब अंदाज बदल, जो हक तेरा है छीन उसे, भिखमंगों की आवाज बदल। क्या बात है, क्या बात। बहुत 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 उम्दा। अब तो इंतजार कर रहे हैं कि इसको हम ऑडिटोरियम में भी देखें। आप में तो एक बहुत उम्दा रंगकर्मी भी छुपा हुआ है। आप बोल रहे थे तो मैं विजुलाइज कर रहा था कि जब आप रंगमंच में, कभी रंगमंच करने का अवसर मिला आपको? मैंने वही कहा आपको, जो आप लोग थिएटर में रंगमंच करते हैं, बिरहा में हमारा वही होता है। वो भी वो रंगमंच ही है। बिल्कुल बिल्कुल। ऑडियंस होती है, हम स्टेज पे अकेले खड़े हैं, 10 किरदार को अकेले नरेट कर रहे हैं, तो वो थिएटर ही है। जी। बहुत ही उम्दा। आपने हमारे दर्शकों के लिए जितनी प्यारी कविता है, बहुत ही प्यारी है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो उम्मीद छोड़ चुके हैं, बहुत अपने अपने सेगमेंट में जो काम कर रहे हैं, उन्हें ये उनके एक ऊर्जा फूकने का काम करेगी ये रचना। वो लाइन तो छूटी गई जिस लाइन पे वो बवाल मचा था, ये सारा लाइन हटा के और वो एक ही लाइन खाली रखा था कि स्वातंत्र भाव नर का अदम्य वह जो चाहे कर सकता है,
स्वातंत्र भाव नर का अदम्य वह जो चाहे कर सकता है, शासन की क्या बिसात पांव विधि के लिपि पे धर सकता है। क्या बात है, क्या बात है। इसी लाइन पे मुझे याद है, लाइन पे आज तक उनको मिल गया। निरहुआ विधि का विधान मिटा देगा, मिटा देगा। बोलता है विधि का विधान। अरे हम क्या मिटा देंगे भाई, हम कोई बात बता रहे हैं कि जी जी एक इंसान अगर कुछ कर रहा है जी। तो उसके मन में कैसा भाव है। अगर वो उसके अंदर भाव नहीं होगा वो लड़ ही नहीं पाएगा। जो हार के बैठ गया वो क्या लड़ेगा। निश्चित तौर पे, निश्चित तौर पे। हम आखिरी पड़ाव पे हैं। वैसे तो जो आपकी कृतियां हैं सभी आपको बेहद पसंद होंगी, सभी आपके दिल के बेहद करीब होंगी। जी। सबसे पसंदीदा गीत आपका कौन सा है जो दिल के करीब हो, जो आप ही ने गाया भी हो जिसे? आजकल मेरे दिल के, दिमाग के, मेरे रोम रोम में सिर्फ एक ही गीत चल रहा है जो मैंने हाल ही में उसको शूट किया है, इसलिए शायद वो मेरे दिमाग से निकल नहीं रहा है। जी वही मैं आपको 2 लाइन सुना देता हूँ। नए भारत का नव युग में नया निर्माण है मंदिर, नए भारत का नव युग में नया निर्माण है मंदिर, सनातन धर्म है मेरा, सनातन धर्म है मेरा, हमारा प्राण है मंदिर। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत उम्दा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे शो में समय देने के लिए। और आपकी विनम्रता के बारे में हम लोगों ने बहुत सुन रखा था और इंटरव्यू के माध्यम से उस विनम्रता के बारे में जो सुना था उससे कहीं अधिक पाया। बहुत बहुत धन्यवाद अपने अति व्यस्ततम समय में से बहुमूल्य समय देने के लिए। और यूं ही आप मुस्कुराते रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे और एक स्वस्थ मनोरंजन हम सभी को देते रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया। थैंक यू।